Hi guys, how are you all of you? So today is the last Somvar of Shravan, who is the Hindus. For there, this is a big day, okay? And tomorrow is a Pola. So who are having field, मतलब जिनके पास खेत है उनके लिए बहुत बड़ा त्योहार है. So best wishes for that also, okay? And guys, now आज से 17th BBA classes also started online. So for me recording and for posting it's taking time, क्योंकि मुझे आपके साथ साथ 2-3 क्लासेस अपलोड करने पड़ते हैं. अकाउंट्स, किसी का कॉरपोरेट अकाउंट है, किसी का कॉस्ट अकाउंट है, किसी का फाइनेंशियल अकाउंट है और आपका अकाउंट है, बुक कीपिंग है, अकाउंटिंग है. तो इस तरह मुझे सारे लेक्चर्स अकाउंट्स के प्लस फाइनेंशियल टैली, ये सारे चीज़ें मुझे दी गई हैं. सो मुझे ये अपलोड करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. सो अगर मेरे को वीडियो अगर डालने के लिए अगर टाइम लगे तो ऐसे मत सोचिए कि मैडम आज क्लास लेने वाले नहीं है. मैं पूरे दिन का शेड्यूल बनाती हूँ. तो हो सकता है इंटरनेट के वजह प्रॉब्लम की वजह से इट्स टेकिंग टाइम टू अपलोड, बट दिस इज़ अ नॉट मीनिंग दैट यू डोंट हैव क्लास. हो सकता है कि मुझे मेरा लेक्चर पोस्ट होने में थोड़ा देर लगे, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि आपका लेक्चर या आपका क्लास नहीं होगा. और मैं जो भी पढ़ा रही हूँ, प्लीज़ गाइस, प्लीज़ मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, जो भी मेरे क्लास में अकाउंट्स, अगर मेरा समझो कि मैं अगर इकोनॉमिक्स लेती तो मैं इतना प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करती. जहाँ पर जितनी वेटेज देनी है वहीं पर देनी चाहिए. सो एज दिस पॉलिसी आप नहीं भी करते तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट दिस इज़ अ सीरियस इशू बिकॉज यू हैव अकाउंट्स. और सबसे ज़्यादा वेटेज 100 मार्क्स का ही है, लेकिन प्रैक्टिस ओरिएंटेड है. अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा. इसीलिए फिर से वही बात मैं रिपीट करती हूँ. आपको भी बोर होता होगा कि मैडम यही बोलती है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन कुछ भी नहीं है बोलने के सिवाय. अभी आप लोग कर रहे हो. आज से लातुर चालू है ऐसे बोल रहे थे. क्या क्या चालू है पता नहीं है. मैं अभी तक लातुर आई नहीं हूँ. मुझे एक बुक प्रेफर करना है आपका, तो वो भी लेने के लिए मुझे लातुर आना था. बट मेरे यहाँ पर रेनी सीज़न है. सो भीगते हुए आने में कोई सेंस नहीं है. पहले अगर कुछ सर्दी हो जाती है तो आधी जान तो वहीं पर अड़कती है कि नॉर्मल सर्दी है या कुछ है. आधा तो इंसान वहीं पर ही होता है. इसीलिए मैंने रिस्क नहीं लिया. वेदर बहुत ठंड है और थोड़ी थोड़ी सी रेन हो रही है मेरे यहाँ पर. आपके यहाँ पर कैसा है आज मुझे पता नहीं है. सो इसलिए मैं आज लातुर में आना था मुझे. और ऊपर से हमें बीबीए के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरह में बीबीए के 2-3 क्लासेस बढ़ा दिए गए हैं. तो बिज़ी शेड्यूल हो गया है. सो फर्स्ट डे था इसीलिए मैंने रिस्क नहीं लिया. गूगल मीट पर ही उनका क्लास लिया. आपका वीडियो बनाया मैंने. सो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि कोई क्लास गूगल मीट पर लेना पड़ेगा, कोई वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे. तो जिस तरह मुझे दिन में पूरा कन्वीनियंस होगा वैसे मैं आपके लूँगी. सो तो चलो गाइज, हम लोग कहाँ पर थे, वहाँ पर आएंगे हमारे सब्जेक्ट पर. मैंने आपको पहले बताया मैं ऑलमोस्ट दो बनाऊंगी. अगर नेसेसिटी हो तो दो बनाऊंगी, नहीं तो एक में ही चलेगा तो एक में भी चलेगा, ओके. लेकिन जब ये एक्सप्लेनेशन पार्ट होगा वो आपको मैं पेपर पे ही बताऊंगी. तो उस तरह हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे फीडबैक कोई नहीं दे रहा है. रेयर स्टूडेंट ही ऐसे दिखते हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है तो बताते हैं या तो ये करते हैं. शायद ही मेरे कोई वीडियोस देख रहा है या नहीं देख रहा, मुझे पता नहीं है. गाइस, अगर आप वीडियोस देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्लीज़ यू हैव टू मेरे को मैसेज करके बोलो वहाँ पर कि मैंने देखा है और मुझे समझ में आया है, या कुछ कमी रहे तो उसे बताइए. नहीं तो आप अंधेरे में रहेंगे. आप अंधेरे में रहेंगे और मुझे भी अंधेरे में रखोगे कि मुझे लगेगा आपको समझ में आ गया, मेरा पोर्शन ख़त्म हो गया और मैं बाहर आ जाऊंगी. वो चैप्टर ख़त्म, तीसरा चैप्टर ख़त्म, दूसरा चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, इस तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं आएगा. सो इस तरह आप मत रहिए और मत बैठिए. मैं जो बोलती हूँ अच्छी तरह याद रखिए.
जहाँ पर जो डाउट हो वहाँ पर वो वीडियो देखिए, वो करिए और रेगुलर वीडियो देखिए। मैं रोज़ वीडियो बना के आपको सेंड कर रही हूँ। अगर गूगल मीट में होता तो आप 1 घंटे सिर्फ पास करने के लिए बैठते हैं। 1 घंटा आपको सिर्फ निकालना है, बल्कि बैठो मत। वहाँ पर कुछ तो यूटिलाइजेशन करो, कुछ ना कुछ उस चीज़ का आप यूज़ करो। ठीक है, ओके, 1 मिनट। यस गाइस, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी फॉर आपके वैल्यूबल क्लास में इन बिटवीन जाने के लिए। बट काम पड़ता है घर बोलने के बाद। घर में क्लास लेना बहुत बड़ी बात होती है गाइस, क्योंकि घर में सब कुछ हैंडल करते हुए करना पड़ता है। सो थोड़ा सा तो होता ही है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। ओके, सो चलो हम लोग लास्ट कहाँ पर थे गाइस? देखो अभी मार्केट चालू हो गया, तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी बुक्स ले लीजिए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अकाउंट्स विदाउट बुक्स नहीं आएगी, सोचना भी मत। ओके, क्योंकि आप क्या सीख रहे हो वो समझ में नहीं आएगा आपको। यस, तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा सुपर प्रॉफिट और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल देखा। गुडविल में सुपर प्रॉफिट मेथड देखा और नॉर्मल प्रॉफिट मेथड देखा, दोनों भी देखे हमने, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट। सो ये दोनों में हमने प्रॉफिट कैलकुलेशन किस तरह की जाती है वो देखा। ओके गाइस, सो उसके बाद एक है प्रीमियम मेथड है। सो प्रीमियम मेथड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बोले तो जब आप लोग गुडविल, ठीक है, एक बंदा आया है, नया बंदा बिजनेस में आया है, एक नया कैंडिडेट बिजनेस में आया है और उसने गुडविल लेके आया। यहाँ तक आपको पता चला कि उसने या तो सॉरी उसने या तो पैसे में दिया, उसने या तो गुडविल मतलब लेके आया वो, और क्या कैपिटल लेके आ रहा है, यहाँ तक आ गया उसके कितने शेयर में लेके आया और वो कितना लेके आया, नए को कितना हिस्सा दिया, कि उसका रेशियो कितना है, यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर वो गुडविल लाता है तो उससे फिर दूसरे जो पहले के पार्टनर है, जो उससे पहले के प्रॉपर, ये नया पार्टनर है, गुडविल लेके आया, कैपिटल लेके आया, तो उस कैपिटल को और उस गुडविल को किस तरह हम लोग एंट्री मारेंगे, कैसे उसका वैल्यूएशन करेंगे, किस तरह उस चीज़ के बारे में हम लोग बुक्स में एंट्री करके किस तरह हम लोग उसका वैल्यूएशन करके ट्रीट करेंगे। दैट इज़ अ बिग टास्क, क्योंकि वो बंदा तो पैसे ले रहा है, उसे बुक में किस तरह मेंशन करेंगे, क्या बोल के मेंशन करेंगे और किस तरह मेंशन करेंगे, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखेंगे। Unlike other assets, goodwill is also treated separately at a time of reconstitution of the firm. There are two methods of recording goodwill in the books of account while admitting new partner in the firm. तो उसके दो मेथड्स है। जब भी गुडविल लेकर अगर कोई बंदा आता है तो उसके दो मेथड्स है। वो मेथड्स कैसे हैं देखिए। प्रीमियम मेथड, फर्स्ट मेथड है प्रीमियम मेथड। Under this method, new partner bring his share of goodwill in cash or kind. It may be retained in the business or may be withdrawn by the old partner. तो
तो ये प्रीमियम मेथड में अगर समझो कि जो नया पार्टनर है वो एक तो कैश में गुडविल लेके आ रहा है या काइंड में गुडविल लेके आ रहा है। अगर वो कैश में और काइंड में जी हाँ जैसे भी वो गुडविल लेके आ रहा है तो उसमें दो ट्रीटमेंट है। एक एक तो रिटेन्ड इन द बिजनेस, तो बिजनेस में लिखा जाएगा कि नया पार्टनर ने गुडविल लेके आया बोल के वो लिखेंगे। और एक होगा कि नए पार्टनर लेके आया बोल के नहीं लिखेंगे, बुक में एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ वो लोग ओल्ड पार्टनर ले लेंगे। ओल्ड पार्टनर विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर बोले तो वो ओल्ड पार्टनर ले घर को लेके जाएंगे। वो पैसा बिजनेस में नहीं दिखाएंगे क्योंकि उन्होंने मेहनत करके वो गुडविल कमाई है और उन्होंने वो बेचा है नए पार्टनर को। एक तो बिजनेस में बताएंगे कि ये को नया पार्टनर इतना गुडविल देके इतना परचेज किया बोल के बताएंगे, या तो वो बुक में बताएंगे नहीं, सिर्फ हम विड्रॉ करके घर को लेके जाएंगे। तो इस तरह दो ट्रीटमेंट है यहाँ पर आपको दिया है। ट्रांजैक्शन व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल goodwill in cash and retained in the business, cash account data to goodwill account being goodwill brought by new partner। तो अगर कोई कैश देता है और किस चीज़ के लिए दिया है उसने गुडविल के लिए दिया है तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट एंड गुडविल अकाउंट। तो ये ब्रिंगिंग गुडविल है तो ब्रिंग गुडविल थ्रू न्यू पार्टनर, तो नया पार्टनर भी गुडविल लेके आया बोल के ये एंट्री हो गई। सेकेंड है गुडविल अकाउंट डेटा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेटा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइस रेशियो। मतलब ये कौन से रेशियो मिलेंगे वो लोग सैक्रिफाइस जिसने जितना सैक्रिफाइस किया है, आपने किया है वैल्यूएशन में देखा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कोई ज़्यादा होता है कोई कम होता है कोई इक्वल होता है, तो इक्वल रहे तो इक्वल ही आएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से जितना जिसको कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगा उतना वो लोग गुडविल ले लेंगे। ओके और अगर समझो कि नया पार्टनर ने लेके आया गुडविल इन कैश एंड कैन विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, अभी वो लेके आया और पार्टनर घर को लेके गए अमाउंट, बिजनेस में नहीं रखा है घर को लेके गए, तो क्या होगा एंट्री कैश अकाउंट डेटा टू गुडविल अकाउंट और गुडविल अकाउंट डेटा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये तो दोनों एंट्री सेम है, ये मैं बताऊंगी बुक में करा के, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन है नीचे, इसलिए मैं ये वीडियो ऐसी बना रही हूँ। मैंने बोला था आपको जब भी मेरा एक्सप्लेनेशन होगा मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगी, लेकिन जहाँ पर ओरल हो आपको बोले तो बोलने वाले चीज़ें हैं वो ओरल बताऊँगी, तो ये मैं बुक में भी बताऊँगी आपको। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट एक्चुअल विड्रॉन, तो ओल्ड पार्टनर के अकाउंट से वो लोग लेके के घर को जा रहे हैं वो कैपिटल, इसीलिए ओल्ड कैपिटल, ये मैं आपको बुक में बता दूंगी, इसका कोई मैटर नहीं है। ओके ये सारे आपको बुक में नोटबुक में बताने वाली चीज़ें। चलो आपको रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ के बारे में थोड़ा है आपको बताऊंगी, और उसके बाद है ओके रीवैल्यूएशन थोड़ा से बताऊंगी और मैं उसके बाद ये एंट्री बताऊंगी गाइस, ठीक है। सो रीवैल्यूएशन किसे बोलते हैं, क्योंकि अभी जो भी है एक्सप्लेनेशन ऑन नोटबुक में करना ज़रूरी है, इसीलिए वो चीज़ें मैं आपको ये से नहीं बताऊंगी। कौन दिलेशंगा जा सॉरी एक्चुअली ना सुबह से फास्ट है, अभी 3 बज चुके हैं, 3 साढ़े 3 बज रहे हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, और आज टोटली खूब मतलब बहुत ज़्यादा वर्कलोड गिरा क्योंकि फर्स्ट क्लास था, BBA सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और आपका क्लास, तो इसमें मैसिव बहुत और उपवास है उसमें, सो थोड़ा सा हेडेक बना हुआ है। और एकदम जब आप लोग किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ को ना एकदम आपके ऊपर गिरता है ना बर्डन, तो ऐसा होता है। सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन होता है ज़रा थोड़ा थोड़ा सा, और ऊपर से आज कुछ भी नहीं खाया ना फास्टिंग है,
अभी तक मैंने सोमवार छोड़ा नहीं है, 3:30 बज चुके हैं, तो इसलिए थोड़ी सी थकान आ रही है और कुछ नहीं। ठीक है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। द वैल्यू ऑफ एसेट शोन इन द बैलेंस शीट में बी डिफरेंस देन द different than the market value. So the increase or decrease in the value of time of admission of new partner belongs to the old partners. The new partner has no right over such a past profits. Also, he should not suffer due to the losses on revaluation of assets. Okay. तो न्यू में some way there may be unrecorded asset or unrecorded liabilities at the time of admission. It should be shown in the books before admitting the new partner. Such adjustment of value of assets and liabilities is called a revaluation of assets and liabilities. At the time of reconstitution of the firm, assets and liabilities of the firm are revalued. The change made in the value of assets and liabilities are recorded in the revaluation account or profit and loss adjustment account. After recording the decrease or increase or decrease in the assets and liabilities, the gain or loss on revaluation is transferred to old partners capital account in their old profit sharing ratio. Revaluation account, profit and losses adjustment account is a nominal account. सो रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि गुडविल कैसे प्रीमियम होता है, वो मैं एक्सप्लेनेशन आपको एंट्रीज बताऊंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। जब जहाँ तक एक्सप्लेनेशन पोर्शन है वो इस रिकॉर्डिंग में करूँगी, फिर मैं आपको उसका ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट दूसरे मतलब सेकेंड हाफ में बताऊँगी गाइस। तो देखो, अगर समझो कि रिवैल्यूएशन क्यों होता है, रिवैल्यूएशन मीन्स क्या है। फॉर समझो ABC, ओके, ये 3 पार्टनर है और ये लोगों ने 10 साल से बिजनेस चालू रखा है। ओके, 10 साल हो गए ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो इन 10 सालों में उन्होंने स्टार्टिंग में जो भी एसेट लगाया था, समझो कि ए ने लैंड दिया, बी ने रॉ मटेरियल लाए, या बी ने इन्वेस्ट किया, बी ने कुछ चीज़ें दी और सी ने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया। तो 10 साल पहले उन्होंने, समझो कि आज से 10 साल पहले उन्होंने 1 लाख रुपए बी ने इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए सी ने इन्वेस्ट किया, या 2 लाख रुपए सी ने इन्वेस्ट किया, बी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और ए ने लैंड दिया। और उस टाइम उस लैंड की कीमत होती सिर्फ 80,000, लाख की भी नहीं, 80,000 की थी। लेकिन इन 10 सालों में वो 80,000 की जो लैंड है उसकी कीमत हो चुकी है समझो कि 20 लाख, क्योंकि वो पहले आउट ऑफ द स्टेशन था, बाद में वो ऐसे हो गया कि मार्केट के प्लेस में आ गया, वहाँ पर रोड आ गया, उससे उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई। और समझो कि बी ने फर्नीचर दिया था उसमें, उसने जो पैसे दिया था उसमें कुछ फर्नीचर दिया था, उसके बड़े बड़े से जो भी होगा वो फर्नीचर दिया होगा। जब वो फर्नीचर उसने दिया था वो वैल्यूएबल थी, समझो कि 1 लाख की थी, लेकिन अभी उसकी वैल्यू घट गई है और उसकी वैल्यू अभी 50,000 की भी नहीं है। ओके, और सी ने सिर्फ कैश दिया था, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन का मीनिंग क्या है, मुझे बताइए, क्या वो लैंड उतने की सो रिवैल्यूएशन मीन्स जिस टाइम पे आपने 10 साल पहले जो इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू अभी एग्जैक्ट कितनी है। आपको पता है ना, हम लोग बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक हो, एसेट हो, मार्केट वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, जितनी कम है वो लगाते हैं। एक्चुअल मार्केट वैल्यू से हम लोग नहीं लगाते।
लेकिन जब नया पार्टनर आ रहा है आपके प्रॉपर्टी को, मतलब आपके बिजनेस को देखकर नया इन्वेस्ट करना चाहता है, दैट मीन्स उसे कुछ ना कुछ उसमें फ्यूचर दिखा है, इसीलिए वो इन्वेस्ट करना चाहता है, राइट। दैट मीन्स उसे कुछ तो कुछ आशा है कि आपके फ्यूचर मतलब बिजनेस में पैसे लगाने से उसको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन 10 साल पहले जब आपको कोई होप नहीं थी, बिजनेस कैसा चलेगा नहीं पता था, तब ABC ने रिस्क लेके वहाँ पर पैसे डाल के यूज़ किया था। तो कोणी कशाला पळत पळत होतीस मग? तुझ्यासाठी कसं काळजी घेतेस बघ लालो. काय करायचंय बघायची? बघते उग काय करायचंय बघायची? पप्पा काय करायले? ठेवलेत टीव्ही. झोपलेत का टीव्ही बघायला? टीव्ही बघायला. आई कुठे गेली असेल सांग. डॉक्टर नेऊन गेले असेल. ओ सॉरी गाइस। सो मैं कहाँ पर थी? ओके, रिवैल्यूएशन। तो 10 साल पहले उन्होंने रिस्क लेके जो बिज़नेस स्टार्ट किया था उसकी वैल्यूएशन उतनी नहीं होती, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। तो जब नया पार्टनर आता है तो तब क्लियरली मेंशन करते हैं कि ये प्रॉपर्टी पहले बिजनेस में थी, और इस चीज़ में अगर प्रॉफिट है, समझो कि लैंड है, लैंड की कीमत अभी बढ़ गई है, तो उस प्रॉफिट में नया पार्टनर का कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। और समझो ऐसे आप कोई फर्नीचर दिया था बिजनेस में और वो फर्नीचर डिक्रीज़ हो गया, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, तो डिक्रीज़ हुई है, तो इस चीज़ में भी नया पार्टनर का मतलब कि उसे जो 10 साल पहले की जो कोई रिवैल्यूएशन है उसका प्रॉफिट हो, रिवैल्यूएशन करने से प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हर चीज़ बढ़ेगी ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था, रिवैल्यूएशन में मतलब जो लैंड है उसकी चीज़ें बढ़ती है, दूसरे कोई चीज़ें की बढ़ती नहीं, घटती ही है। इवन बिल्डिंग भी है, लैंड पर बिल्डिंग है, लैंड की कीमत बढ़ेगी लेकिन बिल्डिंग की कीमत घटेगी। आपने कंस्ट्रक्शन किया, समझो 10 साल पहले की बिल्डिंग है, अभी उसकी कीमत कम ही होगी, डिमांड ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है, तो इस तरह उसकी कीमत घटते जाएगी, उसे मेंटेनेंस लगेगा, लेकिन लैंड के लिए कोई मेंटेनेंस नहीं रहता। तो इस तरह उस चीज़ का अगर प्रॉफिट भी होता है या लॉस भी होता है तो नया पार्टनर उस चीज़ के लिए लायबल नहीं होगा। ओके गाइज, नया पार्टनर उस चीज़ के लिए लायबल नहीं होगा। सो ये चीज़ है कि नया पार्टनर को जो भी वैल्यूएशन मीन्स कीमत लगाना, रीवैल्यूएशन मीन्स तो फिर से कीमत लगाना, वो कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम के जो एसेट है उसका अभी एग्जैक्टली मार्केट में कितना वैल्यू है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उस हिसाब से उसमें अगर कल को समझो कि बिजनेस डिसॉल्व हो गया, बिजनेस अगर समझो फेल हो गया, या बिजनेस ऐसे हो गया कि बिजनेस को बंद करना पड़ा, तो उस टाइम में प्रॉब्लम नहीं हो, नया बंदा बोला नहीं मैं भी बिजनेस का पार्टनर हूँ, मुझे भी उसमें से मेरे को कंट्रीब्यूशन दी जाए, ऐसे नहीं बोलेगा, क्योंकि जिस टाइम वो आया था उससे पहले की जो भी चीज़ें हैं वो पुराने लोग उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सॉरी उनके ओल्ड रेशियो, नॉट सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड रेशियो में जितना उनको आएगा वो लोग उतना लेंगे। ओके, तो एक याद रखो, नया पार्टनर कुछ भी खरीदता है ओल्ड पार्टनर से, क्योंकि वो बिजनेस नहीं ओल्ड पार्टनर से ही खरीद रहा है, तो ओल्ड पार्टनर से सैक्रिफाइसिंग रेशियो में खरीदेगा
और ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो से चीज़ें बेचेंगे। लेकिन रीवैल्यूएशन है, दैट मीन्स वो लोग हमारे ये नया बंदा आने से पहले जो भी बिजनेस में था वो हमारा था, तो उसमें ओल्ड रेशियो जो वो लोगों ने एग्रीमेंट बनाई थी कि हम लोग ये रेशियो से हम लोग लेंगे, ओल्ड रेशियो में अपना अपना रिवैल्यूएशन होने वाला लॉस है या प्रॉफिट है वो लेंगे। चलो ब्रेक सॉरी, कभी कभी होता है घर बोलने के बाद। चलो सो ये याद रखो, इसमें ओल्ड रेशियो से ओल्ड पार्टनर रिवैल्यूएशन ओल्ड रेशियो से लेंगे। न्यू पार्टनर जो भी खरीदेगा वो सैक्रिफाइसिंग ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो से लेगा। ओल्ड पार्टनर से लेना है नया पार्टनर को तो सैक्रिफाइसिंग आएगा, और जो रिवैल्यूएशन है उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है, वो लॉस भी ओल्ड रेशियो में वो लोग लेंगे ओल्ड पार्टनर से। उसमें न्यू पार्टनर की कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि तू नया है, उससे पहले हमने इतना सामान इतना बिजनेस में हमने कंट्रीब्यूशन किया था, इस चीज़ के लिए हम ही हकदार होंगे। कल को अगर बिजनेस वाइंड अप होता है, वाइंड अप मीन्स डिसोल्यूशन होता है, तो जो चीज़ें ओल्ड पार्टनर्स ने रखी थी वो ओल्ड पार्टनर अपने अपने जितने से पैसों से वो मतलब ओल्ड रेशियो में लेने वाले हैं उतने पैसों से वो लोग वो चीज़ें ले लेंगे, अगर ऐसी बिजनेस में है तो। या तो जिस टाइम नया पार्टनर आया उतने जितने पैसे उनका वो रिवैल्यूएशन हुआ उतने पैसे वो निकाल के लेके जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, यदि हम लोग देखेंगे। अभी देखो एडजस्टमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक चीज़ है जो मुझे समझानी है, इसीलिए मैंने बताया नेक्स्ट सेशन में मैं आपको वर्किंग नोट के जो भी है ट्रांजैक्शन स्टेप बाय स्टेप इंट्रीज वो सभी बताऊंगी। ओके, so accumulated profit is a profit earned by the old partner before admitting a new partner, that may be in the form of undistributed profit, reserve fund, general reserve, workman composition fund, joint policy reserve, etc. These reserve are to be liability side of balance sheet, therefore transferred on credit side of the partner's capital account. Any type of reserve, any type of reserve and accumulated profit account to partners capital account, being reserve accumulated profit transfer to partners. Accumulated losses is the loss sustained by old partners before admitting new partner, and it is undistributed losses, it appears in the asset side of the balance sheet, therefore transfer to debit side of the partners capital account. Okay. सो ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है गाइस, हर बिजनेस में हर कंपनी में बड़े बड़े कंपनीज, नॉट स्मॉल कंपनीज, जब एक बड़े बड़े कंपनीज होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, सफिशिएंट फ्यूचर में समझो कि बिजनेस होता है गाइस, इस साल प्रॉफिट है, नेक्स्ट साल क्या होगा पता नहीं। अभी देखो सर्कमस्टेंसेस ऐसे है कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो अभी मुझे बताइए ऐसे थोड़े ही बिजनेस हैं जहाँ पर वो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। अभी बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जहाँ पर एकदम कुछ भी नहीं है, लॉस बोले तो लॉस में चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि समर गया, समर से हमारे यहाँ पर मार्च 31 नहीं 21 मार्च से लॉकडाउन चालू था। सो समर पूरा मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, 3 महीने समर के चले गए, इवन जून का स्टार्टिंग भी। तो मुझे बताइए आइसक्रीम के जो बिज़नेस वाले थे, वेनिला आइसक्रीम, ये आइसक्रीम, वो आइसक्रीम, ये जो आइसक्रीम के बिज़नेस वाले थे, इन लोगों के लिए ज़ीरो प्रॉफिट है, ज़ीरो मतलब वो लोगों का जो इन्वेस्टमेंट था वो पूरा लॉस में गया। समर आने से पहले बड़े बड़े कंपनी लोग कैसे, एक डिमांड रहती है हर साल, जैसे कि आइसक्रीम बिकते हैं, एस्टिमेशन होता है, तो आइसक्रीम बनाने के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि पाउडर है, आइसक्रीम बनाने का जो पाउडर बनता है मार्केट में हम लोग लाते हैं, रेडीमेड घर में बनाते हैं या जाके मार्केट में खाते हैं, लेकिन वो जो भी बनाते हैं आइसक्रीम उसके लिए जो पाउडर लगता है वो पाउडर तो प्रोडक्ट ही है, उसके अंदर जो भी एसेंस डालते हैं, जो भी हम लोग इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, वो सारा का एक प्रोडक्शन होता है। प्लस जो ये आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रीज़ होते हैं, बड़े बड़े बहुत सारे फैक्ट्रीज़ होते हैं, तो वो लोगों का तो पूरा धंधा ही बंद हो गया। अभी डिमांड कहाँ थी,
और जब ये वायरस हो गया था, ठंडे नहीं खाने का, ठंडी चीज़ें नहीं खाने का, ठंडी चीज़ें इवन अभी भी हम लोग नहीं खा रहे, घबरा के नहीं खा रहे, या तो छुपी गई को, एक तो हॉस्पिटलाइजेशन भी हो गए तो हॉस्पिटल में जल्दी हम लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रही। सीरियसली गाइज, ऐसी कंडीशन कभी ना आए। नॉर्मल जो पेशेंट है उन लोगों के लिए तो हॉस्पिटल जाना बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। अगर आपको वायरस नहीं है लेकिन आपको समझो कोई इन्फेक्शन हुई है और जाके अगर आप हॉस्पिटल को बताने गए तो आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है कि जो नहीं है, नहीं, आपका प्रॉब्लम छोटा था और जाके आपने कोरोना वायरस लेके आ गए, इस टाइप का भी हो सकता है। हॉस्पिटल होते हैं तो ऐसी सिचुएशन हो गई। और आप अगर आप प्राइवेट में जाते भी हो तो जल्दी से वो लोग ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, आपको चेकिंग करेंगे, फिर जाके आपको कुछ दवाई देंगे और जाके आने तक आपको भी लगेगा कि क्या होगा क्या नहीं, पता नहीं। ऐसी सारी सर्कमस्टेंसेस चल रही हैं। तो बताने का मेरा यही इंटेंशन है कि वैसे जो बिजनेस है, ऐसे जो बिजनेस है एकदम टोटली बंद है। फर्नीचर वाले हैं, क्या कौन कौन फर्नीचर ले रहा है, धंधे के वांदे चल रहे, कौन फर्नीचर लेगा, फर्नीचर के बिजनेस बंद है। और स्टेशनरी, कॉलेज बंद है तो स्टेशनरी जो बिजनेस थी, कौन नोटबुक लेगा। जितना चाहिए था उतना कुछ भी नहीं चल रहा। ओके, सो और ये तो छोड़ो, जो कॉलेज के आसपास जो छोटे वाटे धंधे वाले थे, जैसे कि फास्ट फूड सेंटर है, या चाय वाले थे, चाय वालों की जो शॉपें थी, आपने देखा है औसा रोड है, या आपके कॉलेज के पास है, कितने सारे बेकरीज थे, छोटे बड़े शॉप चाय वाले थे। और ऐसी जो बेचने वाले थे, जो भी छोटे मोटे बिजनेस वाले थे, उन लोगों का 3 महीने से उनका जो रेंट है ना, जो वो शॉप का रेंट है ना, अगर खुद का है तो फिर भी ठीक है, अगर वो रेंटेड में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनका रेंट भी नहीं निकला है गाइस। ये सिचुएशन है, सीरियसली ये सिचुएशन है। दैट मीन्स टोटली बिजनेस वाले जो है उनमें 85% लोग लॉस में है। कोई टोटली लॉस में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है आइसक्रीम वाले, एक सीज़न होता है, वो साल तक बिजनेस नहीं करते, लेकिन साल के एंडिंग में उनका बिजनेस कुछ ऐसा चलता है कि वो पूरे साल का मतलब उनका वही होता है, तो ऐसे इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे बिजनेस वाले हैं। सो तो ऐसा सिचुएशन आ सकती है, इसीलिए क्या करते हैं बिजनेस में, कंपनी में क्या किया जाता है, थोड़े से प्रॉफिट सेट असाइड। हर साल के प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो वो पार्टनर क्या करते हैं, थोड़ा सा रिजर्व बोल के रखते हैं कि हम अगर फ्यूचर में हमें लॉस हो गए तो इस रिजर्व से हम लोग वो नलीफाई कर सकते हैं, वो रिजर्व हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। बाद में कहाँ पर जाके हम एकदम लॉस हो गए तो हम लोगों को एकदम दिवाला निकालना ना पड़े, बिजनेस शट डाउन करने की नौबत ना आए। इसलिए क्या करते हैं गाइस कि वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रिजर्व निकाल के रखते हैं, उसमें उसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड बोले तो कुछ प्रॉफिट हमने निकाल के रखना। अगर खर्च करने बैठे तो सारे पैसे खर्च करेंगे। अगर समझो कि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आया है, समझो कि आपने 10 लाख रुपए डाल के शुरू किया था बिजनेस, आपको करोड़ों में प्रॉफिट हुआ। अगर आप करोड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और घर को लेके जाएंगे और नेक्स्ट ईयर आपको लॉस होगा तो खर्च करने के लिए तो पैसे कितने भी कम पड़ेंगे, लेकिन सेविंग के लिए ज़्यादा पेशेंस लगता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि थोड़े से रिजर्व कंपनी में रखा जाता है। तो वो टाइप भी अलग अलग, उसे बोलते हैं अक्यूमुलेटेड। अक्यूमुलेटेड मतलब तो सेव करके रखना या रिजर्व करके रखना, अपने पास रखना, अक्यूमुलेटेड। Okay, accumulated profit earned by old partners before admitting new partners but may be undistributed profit। तो ये लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो रिजर्व निकाल के रख के वो प्रॉफिट रिजर्व करके रख के फिर बाद में प्रॉफिट लेते हैं। तो उसमें देखो रिजर्व फंड है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन्स कॉम्पोजिशन फंड है और जॉइंट पॉलिसी रिजर्व है। तो ये देखो मैं एक एक रिजर्व के बारे में आपको थोड़े थोड़े मैं आइडिया दूंगी कि आपको समझ में आए। ये जो रिजर्व है ना गाइस, ये जो हेडिंग है ना, इट्स अ ये जो हेडिंग है ना इसका बहुत बड़ा इशू है। आपको अभी नहीं है, लेकिन जब आप कॉर्पोरेट लॉ मतलब बीबीए मतलब बीकॉम सेकेंड ईयर में जाएंगे या फर्स्ट ईयर में, आपको बीकॉम में कब है पता नहीं है, लेकिन बीबीए में सेकेंड ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंट मीन शेयर मार्केट जब डील करोगे ये रिजर्व उस टाइम को आपको समझ में आएगा। क्योंकि जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व तो कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ क्या किया कि अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसे सिर्फ निकाल के रखिए, कौन से भी लॉस के लिए आप यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। रिजर्व फंड बोले तो वो फंड यूटिलाइज कब किया जाता है,
तो वो उसके कुछ क्राइटेरिया अलग है, ये अलग अलग ही रखा जाता है। बड़े बड़े कंपनीज में अलग रखा जाता है, जनरली जनरल रिजर्व ही रखा जाता है। और एक है वर्कमैन कॉम्पोजिशन फंड। ये क्या है वर्कमैन कॉम्पोजिशन फंड बोले तो समझो कि ए बी सी 3 पार्टनर है, लेकिन ए इतना नॉलेजेबल पर्सन था कि उसका आइडिया था कि इनोवेशन था कि हम लोग ये टाइप का बिजनेस करेंगे। ओके, इस टाइप का हम लोग बिजनेस करेंगे, उसका आइडिया था। या समझो कि पार्टनर कोई नहीं है, लेकिन एक डायरेक्टर है, जो बिजनेस में एक डायरेक्टर है, और वो डायरेक्टर इतना मतलब उसके वजह से हमारा बिजनेस एक लेवल को गया, ऐसा कोई बंदा है। तो वर्कमैन कॉम्पोजिशन बोले तो उसने जो हमारे लिए रेंडर मतलब सर्विस दी है, हमारे बिजनेस के लिए उसने जो काम किया है, उससे हम लोग कॉम्पोजिशन के तहत समझो कि वो रिटायर होने वाला है, तो इतने साल के मतलब काम करने के लिए हम लोग कुछ तो कुछ उसे मतलब उसके मुबदला देते हैं जब वो रिटायरमेंट होगा। प्राइवेट कंपनी भी हो या गवर्नमेंट कंपनी भी हो, अगर समझो कि एक आदि बंदा हमारे यहाँ पर 20-25 साल काम करता है, रिटायरमेंट के तहत उसे हम लोग कुछ तो कुछ फंड देते हैं। वो पार्टनर भी हो सकता है या तो वर्कर भी हो सकता है। तो उस टाइप के वर्कर के लिए, उस टाइप के कोई अगर हमारे यहाँ पर काम करने वाला है, तो उसे हम लोग मुबदला देने के लिए वर्कमैन कॉम्पोजिशन फंड बोल के एक फंड क्रिएट करते हैं गैस। आपने सोचा होगा देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं जहाँ पर समझो काम करते करते किसी का हाथ टूट जाता है, मशीन में चले जाता है, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का जान चली जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में फंड एकदम ला नहीं सकते, क्योंकि बिजनेस में हम लोग सारी तरफ यूटिलाइज किया हुआ होता है। तो उस चीज़ के लिए ऐसे फंड रखा जाता है कि अगर समझो फ्यूचर में कोई वर्कर के साथ, इवन कोई पार्टनर के साथ, या पार्टनर ने जो हमारे को सर्विस की है और रिटायरमेंट हो रहा है, तो उसको कुछ ज़्यादा हम लोग देते हैं रिटायरमेंट की तरफ। तो वैसी चीज़ों के लिए ये कॉम्पोजिशन वर्कमैन कॉम्पोजिशन फंड क्रिएट किया जाता है। ओके, और उसके बाद जॉइंट पॉलिसी रिजर्व। जॉइंट पॉलिसी बोले तो सारे पार्टनर मिलके एक पॉलिसी निकालते हैं कि इन तीनों मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो इनको कुछ हो बिजनेस में कुछ होता है प्रॉब्लम, तो जॉइंटली कोई ट्रांजैक्शन करे तो भी समझो कि तीनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं। और बी ने ट्रांजैक्शन किया और वो गुड्स कुछ तो खराब हो गए, कुछ तो हो गए। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मिले तो जॉइंटली इन तीनों को भी कुछ ना कुछ उसका फायदा मिलेगा। ओके, तो इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है, जो भी ये रिजर्व होता है वो रिजर्व में इनका हक होता है, तो वो रिजर्व लाइबिलिटी साइड होता है। जब रिजर्व होता है तो लाइबिलिटी साइड होता है, ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स, तो पार्टनर को उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और अगर समझो कि रिजर्व लॉस है लास्ट ईयर में, मतलब रिजर्व में पैसे कुछ भी नहीं है, लॉस हुआ है 2-3 मतलब इनके जो अकोमुलेटेड लॉसेस है कि 3-4 साल से हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है, तो वो लॉसेस एसेट साइड बताया जाएगा। क्यों एसेट साइड बताया जाएगा? और रिजर्व है, पैसा है, तो फिर हम लोग लाइबिलिटी साइड क्यों बता रहे हैं? देखो, रिजर्व है, मैंने आपको पहले ही बताया कि बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम ओनर। ओके, जो भी इसमें पैसा लगाता है वो अलग इंसान है, पैसा बिजनेस में आला अलग है। रिजर्व है बोले तो समझो कि मैं अगर बिजनेस हूँ और आप समझो कि आपने मेरे मतलब बिजनेस में पैसे लगाए, ये पैसे मेरे नहीं है, पैसा है लेकिन मेरे को लाइबिलिटी है, मुझे देना है, मतलब बिजनेस को पार्टनर को देना है। रिजर्व है मतलब ये पैसा मेरा नहीं है, किसी और का मैंने रखा है, इसीलिए लाइबिलिटी साइड है। याद है ऐसा कि ऐसे मत सोचो कि रिजर्व है तो फिर लाइबिलिटी साइड क्यों है, क्योंकि वो मेरे को कुछ भी नहीं है, मेरा नहीं है वो। लेकिन समझो कि लॉसेस है, फिर वो एसेट साइड क्यों है? क्योंकि बिजनेस में लॉस हुआ है, जो पार्टनर को घर से लेके आए, कहाँ से भी लेके आए, वो मैं पार्टनर से लेके रहूँगी, बिजनेस लेके रहेगा, तो इसीलिए वो एसेट साइड है। मतलब कि डेटार्स की तरह वो पैसे लिया है और दिया नहीं है, ऐसे कुछ। ठीक है, एक याद रखो, रिजर्व है मतलब प्रॉफिट बिजनेस में, और प्रॉफिट कैपिटल, इसीलिए तो हम लोग लाइबिलिटी साइड देते हैं, और प्रॉफिट लाइबिलिटी को साइड जाती है, एसेट साइड नहीं जाती, क्योंकि बिजनेस को नहीं उससे कुछ भी नहीं है, वो
प्रॉफिट जो है वो पार्टनर को देना है, वो देना है इसीलिए वो लाइबिलिटी साइड है। सेम रिजर्व भी देना है इसीलिए लाइबिलिटी साइड। लेकिन लॉस है मुझे पार्टनर से लेना है, मतलब बिजनेस को पार्टनर से लेना है, लॉस हुआ है तो इसीलिए वो एसेट साइड। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये क्लैरिफिकेशन मैं दे रही हूँ, अच्छी तरह याद रखो। ओके, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, अभी हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। सो ये सेशन में मैं ओरली जितना बताना है उतना बता दूंगी गाइज। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, कैपिटल कैलकुलेशन ऑफ adjustment of capital. Sometimes capital of all partners are to be adjusted in the new profit sharing ratio after the admission of partner. The capital of partners may be adjusted in one or following ways. Capital of old partners may be adjusted on the basis of capital of new partner. In this case, capital of new partner is a taken base, find out the total capital. The total capital can be calculated as follows. Total capital is equal to new partner's capital into reciprocal of his profit sharing ratio. Okay. तो देखो अभी नया पार्टनर आया, इतना इजी नहीं होता नया पार्टनर ले लिया, चलो नया आ गया हम लोग चलो बिजनेस स्टार्ट करें, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे इश्यूज होते हैं गाइज, छोटी छोटी चीज़ें होती है हमें नहीं पता होती है। जितना इजीली आप लोग टेक इट ईजी करते हैं ना, वैसे नहीं पैसे की बात होती है। और जो पार्टनर होते हैं सारे एक घर के नहीं होते। कभी कभी एक पार्टनर को इसलिए लिया जाता है कि हमारे बिजनेस में उसका फ़ायदा होगा। कभी कभी एक पार्टनर के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे को पैसा चाहिए और उसको ब्रेन चाहिए। हमारे पास ब्रेन है, उसके पास पैसा है, तो इस तरह बिजनेस चलते हैं। तो बाद में पैसा देख के अच्छे अच्छों की निकलती है। तो ऐसे प्रॉब्लम न हो इसीलिए क्लियर कट वैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब बिजनेस में नया पार्टनर आता है या रिटायरमेंट होता है तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली नए पार्टनर में। नहीं तो पुराने झगड़े स्टार्ट होते हैं। तो तब क्या करते, कैपिटल जो नया कैपिटल है वो कैपिटल कैसे वैल्यूएशन करते हैं, नया कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करते हैं। अभी नया पार्टनर आ रहा है, वो उसने पैसे दिए, ठीक है आ गया, लेकिन अभी नया रेशियो के हिसाब से कैसा कैपिटल मेंटेन करना, कौन सा बेस लेना, कि नया लेना या पुराना लेना। नया लेना है तो फिर वो कैसे लेना। देखो अगर नया पार्टनर आ रहा है तो हम लोगों ने नए पार्टनर को बेस लिया, अभी नया ला रहा है, उसने बिजनेस लाया, आज के दिन में वो इंटर कर रहा है, दैट मीन्स वो आज से चल रहा है। तो हम लोगों ने भी बोला कि नहीं अभी वो आ रहा है ना, तो उस हिसाब से हम लोग नया शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उसे अगर हमने नए पार्टनर के रेशियो को अगर बेस लिया तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे जो भी पार्टनर है उनको हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ हिज प्रॉफिट तो उसके जो पार्टनर में उसका जो हिस्सेदारी है उसको बेस लेंगे और उससे दूसरे का रेशियो निकालेंगे। तो बेस हम लोग नए पार्टनर को लेंगे। देखो फॉर एग्जांपल टोटल आपको पेज नंबर 134 में दिया गया है इलस्ट्रेशन में, टोटल कैपिटल न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने किया है। नए पार्टनर को लेके इनटू बना के उससे कितना होता है वो लेते हैं। ओके, ये बुक में ही कराना पड़ेगा गाइस, ये ऐसे बोल के नहीं समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल, इफ ओके तो अभी मेरे पास 45 मिनट्स का मतलब 43 मिनट्स का ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया है। अगर मैं नया मतलब वीडियो बनाती हूँ तो टाइम पर बस नहीं होगा और एक्सप्लेनेशन रह जाएगा, हाफ एक्सप्लेनेशन लेगा। कल मैं पूरे इसके जो भी वर्किंग नोट्स के एक्सप्लेनेशन वो बताऊँगी, उसके बाद इलस्ट्रेशन हम लोग चालू करेंगे गाइस। सो ये ओल्ड और न्यू रेशियो आपको पेपर में बताऊँगी तो ही आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके सो एक याद रखिए, ओल्ड इसमें ही फर्स्ट चैप्टर में वो रेशियो इज इम्पोर्टेंट है। रेशियो किस तरह, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालना, न्यू रेशियो कैसे निकालना, डाटा क्या दिया है, हिंट, सिर्फ हिंट की बेसिस पर पूरा लेक्चर हमारा चलता है गाइस। और
एक्सक्यूज मी। सो गाइज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में इंट्रीज है, इंट्रीज भी हम लोग देखेंगे। स्टार्टिंग के बेसिक्स प्रॉब्लम है तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। लेकिन ये याद रखिए गाइज, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी नहीं आने वाला है। सो रिवैल्यूएशन बताया मैंने, और ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो चुकी हैं। सो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट प्रैक्टिस यू नॉट गेट एनी पॉइंट ऑफ दिस। ओके, so be practice at home। कैलकुलेशन ऑफ जो वर्किंग नोट में आपको दिया गया है, मैंने पेज नंबर बताया है, वो फिर प्लीज़ आप खुद से कीजिए। और 17 तारीख है आज लातूर स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले कि फिर से लॉकडाउन हो और आपको तकलीफ़ हो, प्लीज़ गाइस आप परचेज़ कीजिए बुक, जल्दी से जल्दी जाके टेक्स्ट बुक परचेज़ कीजिए, अदरवाइज यू हैव सफ़र अ लॉट ऑफ लॉस। ओके, कल के वीडियो में मैं एंट्रीज बताऊंगी। उसके बाद मतलब कि ये इम्पोर्टेंट है गाइस, एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट है। ये समझ में आया तो आप लोग प्रॉब्लम अच्छी तरह करोगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी। इलस्ट्रेशन समझाना बड़ी बात नहीं है, इलस्ट्रेशन हम कोई भी समझा सकता है। इलस्ट्रेशन समझाने के लिए टाइम बहुत बड़ी बात नहीं है, इसीलिए मैं इलस्ट्रेशन नहीं समझाती, मैं एक्सप्लेनेशन ज़्यादा समझाती हूँ। बेसिक वही होता है, छोटे छोटे चीज़ें जो आपको इलस्ट्रेशन के बिफोर जब आपको दिया जाता है ना, वो इम्पोर्टेंट है गाइस। कभी आप जब भी अकाउंट्स करो या दूसरे कोई भी चीज़ करो, इलस्ट्रेशन में कोई बात दम नहीं है। इलस्ट्रेशन तो आपको ऐसे भी एग्जाम में इलस्ट्रेशन मतलब
क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ही देता है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन देता है, लेकिन वो कैसे करना है जो एक्सप्लेनेशन होता है उस पर ज़्यादा फोकस करो तो आपको इलस्ट्रेशन समझ में आएंगे। डायरेक्ट इलस्ट्रेशन में जाओगे और उसका आंसर भी आ गया तो इट्स नो वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन आपको अगर टॉपिक समझ में आया, ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट समझ में आया, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके। और फर्स्ट थिंग, जिन्होंने अभी तक बुक्स परचेस नहीं की है, प्लीज़ यू हैव गो, और आप जाओ, आपके घर से किसी को भी जाओ, या आपके भैया भाभी मम्मी पापा या कोई भी आपके जो भी मतलब ला सकते हैं उनके लिए प्लीज़ उनसे उनके हाथ से टेक्स्ट बुक परचेस कीजिए और स्टार्ट कीजिए। अभी बहुत दिन हो चुके हैं, जून गया, जुलाई गया, अगस्त भी जाने वाला है। इट्स ऑल्सो अगस्त कम 15-16। तो अभी अगर आप बैठेंगे 17, सॉरी टुडे 17, तो 17 आ चुका है। देखते देखते 17 से अगस्त भी चले जाए, सितंबर आ जाएगा। आपको फ्यूचर में प्रैक्टिस करना है। कॉलेज स्टार्ट जब भी होंगे तब भी होंगे, लेकिन आपके 15-20 दिन इम्पोर्टेंट है। तो बोल रहे हैं कि सितंबर में स्टार्ट होंगे, तो ये अभी हम लोग आप भी डिसाइड नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते। मैं पहले भी बता चुकी कि कॉलेज स्टार्ट करना बड़ी बात नहीं, कॉलेज को कंटिन्यूशन में रखना बड़ी बात है। कॉलेज आज स्टार्ट हुआ, 8 दिन में कोई आ गया, कोई भी समझो पॉजिटिव आ गया और कॉलेज बंद हो गया, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे सिचुएशन आती हैं। तो इसीलिए कॉलेज स्टार्ट होना इट्स नॉट मैटर, कॉलेज कंटिन्यू रहना मैटर है। तो ये कंटिन्यूशन रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं। दयानंद कॉलेज में बहुत सारे पॉजिटिव केसेस आए, ऐसे मैंने सुना, इसीलिए वो कॉलेज बंद किया गया है। और वहाँ पर भी बीबीए के और बीकॉम के क्लासेस 5 अगस्त मतलब 5 या 6 अगस्त से चालू किया गया है, ऐसे मैंने सुना है। वो लोग भी ऑनलाइन को ही प्रेफर कर रहे हैं। इवन शाहू में भी प्रॉब्लम है, वहाँ पर भी किसी को पॉजिटिव हुआ, इसीलिए स्टूडेंट नहीं आए। उनके पेरेंट्स ने कंप्लेंट की कि तुम्हारे वजह से हमारे बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए हम हमारे बच्चों को कॉलेज नहीं भेजाएंगे। इस तरह वहाँ पर कुछ तो केस हुआ है, दयानंद या शाहू पता नहीं, पर ऐसे कुछ तो केसेस हुए हैं। सो ये चीज़ें सारी हो सकते हैं, इसीलिए रिस्क है। चालू करने में कोई बात नहीं है, पर चालू करने में बहुत सारा रिस्क है, जो अच्छी बात नहीं है ना। कि ठीक है आप अभी यंग हो, आपको कुछ अगर किसी को होता है तो कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे घर में जो ओल्ड एज है, जो एकदम ओल्ड एज के लोग हैं, जिनको बीपी है, शुगर है, या समझो कि बच्चे हैं छोटे छोटे जिनकी इम्यूनिटी पावर नहीं होती है, वो लोग स्ट्रेसफुल होते हैं। अभी आपने देखा एसपी बालासुब्रमण्यम सिंगर, वो सीरियस कंडीशन में बताते हैं, और कल या परसों की कोई मर गए, मतलब कोई किसी का डेथ हो गया है ड्यू टू कोरोना। तो ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं, इसीलिए ये सिचुएशन में कुछ भी नहीं बोला जा सकता। ओपन होंगे तो कितने दिन होंगे, नहीं होंगे तो कितना टाइम लगेगा, ओपन रहने करने के बाद मतलब कंटिन्यूशन कितने दिन रहेगा, कुछ नहीं बता सकते। रिस्क मत लीजिए, पूरे बुक्स घर लाइए। बुक से पढ़ने में और पीडीएफ में पढ़ने में बहुत डिफरेंस है गाइस। बुक में आप अपनी छाप छोड़ सकते हो, वहाँ से पेंसिल में लिख सकते हो, आपको पता चल जाता है ये मैंने इलस्ट्रेशन किया था। आपकी एक वो बुक मीन्स बुक नहीं है, वो आपका एक फ्रेंड बन जाता है। पीडीएफ से कुछ भी नहीं होता, आप ये मोबाइल में कितनी बार भी निकालो नया ही लगेगा। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आपने कभी ऑब्जर्वेशन किया, अभी कभी आप 11th की बुक देखो, आप जब पेज यहाँ पर वहाँ पर करोगे, आपकी यादें एकदम क्लिक होंगी कि ये करते जब क्या हो गया था। वहाँ पर आप पेंसिल से डबल स्टार करके रखोगे, या तो एग्ज़ाम के लिए वो है बोल के लिखे सो रहेगा, तो आपको क्लिक होगा कि ये मैंने एग्ज़ाम में किया था, इसमें मेरे को इतने मार्क्स मिले थे। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं जो बुक में ही होते हैं। और कभी कभी इंसान कुछ तो कुछ वहाँ पर जो भी समझ में आता है वो लिख लेता है कि ये चीज़ यहाँ पर लिंक्ड है। और एग्ज़ाम में बुक से अच्छा रिवीजन कहीं पर भी नहीं होता। बुक्स में हम लोग देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, पीडीएफ से हर बार हम लोग कभी नेट प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये रिस्की है, वाइल थोड़ा रिस्की है फॉर अकाउंटिंग पर्पस। तो फिर ऐसे प्लीज़ ऐसे रिस्क मत लीजिए। कोने पे लो कशाला पडत गणेश। हाय सती ओके। सो चलो हम लोग कल मिलेंगे, कल मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी, कल मैं थोड़ी फ्रेश भी रहूँगी। ओके गाइस।